रोहन, मम्मी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए केक भिजवाया है और तुम उसे हाथ भी नहीं लगा रहे हो। क्यों? रविंद्र ने जला कर पूछा। क्योंकि उसमें क्रीम है और आपने ही कहा था कि जिस चीज में क्रीम हो उसे हाथ भी मत लगाना। रोहन के स्वर में व्यंग था। रविंद्र खिसिया गए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुझे क्रीम से एलर्जी है। तेरी मम्मी को यह मालूम नहीं है। उन्हें मालूम भी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मेरी मम्मी है ही नहीं। रोहन ने बात काटी। रविंद्र ने सिर पीट लिया। रोहन, अब तुम बच्चे नहीं हो। यह क्योंकि स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे अपनी मम्मी मर चुकी है और अब सुमन ही तुम्हारी मम्मी है। मैं उसी दिन बड़ा हो गया था पापा, जिस दिन मैंने ही तुम्हें फोन पर मम्मी के न रहने की खबर दी थी। मेरे गोद में ही तो घायल मम्मी ने दम तोड़ा था। रहा सवाल सुमन आंटी की, तो आप उन्हें पत्नी मान सकते हैं, लेकिन मैं मम्मी नहीं मान सकता। और पापा, इससे आपको तकलीफ भी क्या है? आपकी आज्ञानुसार मैं उन्हें मम्मी कहता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें प्यार नहीं करता। जानता है कितनी तकलीफ होता है मुझे इससे, खासकर तब जब वो तेरी इतना ख्याल रखती है। इस सब के लिए मैं उनका आभारी हूँ पापा। बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन मम्मी की तरह उन्हें प्यार नहीं कर सकता। बेहतर है कि आइंदा इस बारे में बात करके न आप खुद दुखी हो न मुझे दुखी करें। मैं वादा करता हूँ, सुमन आंटी की भावनाओं को मैं कभी आहत नहीं होने दूंगा। रोहन ने केक को दोबारा पैक करते हुए कहा। शाम को उनके पूछने पर कह दूंगा कि आपके साथ खाएंगे, और फिर जब केक गाढ़ होकर आएगा तो आप मुझे खाने से रोक देना, एलर्जी की वजह से। बात खत्म कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। रोहन को रह रह कर अपने मम्मी की याद आ रही थी। कड़ी धूप में अचार सुखाने छत पर गई थी और कड़ी धूप की वजह से चकरा कर नीचे मम्मी एक नए बनते मकान की नींव के लिए रखे पत्थरों के ढेर पर जा गिरी और उनका सर फट गया। जब तक शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर मिश्रा पहुंचे, मम्मी अंतिम सांस ले चुकी थी। मम्मी और पापा के परिवार वालों का तो रो रो कर हाल बेहाल था। रोहन ने मम्मी के अंतिम संस्कार के बाद रविंद्र पूरा टूट सा गया था। उनको सहारे की सख्त जरूरत थी, इसीलिए शायद उन्होंने सुमन से नजदीकी बढ़ाया था। यह फैसला उनका खुद का था, किसी को मंजूर नहीं था। रोहन की दादी नानी बारी बारी से उनके साथ रहने लगी। सुमन भी उनका ख्याल रखती थी। नानी दादी के रहने से और सुमन के रहने से मम्मी के जाने से कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जो कमी थी वह तो थी ही। किसी तरह साल भी गुजर गया। मम्मी की बरसी पर फिर सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो फैसला किया उससे रोहन बुरी तरह टूट गया था। सबका कहना था कि सुमन जी से बढ़कर रविंद्र और रोहन का कोई हितैषी हो ही नहीं सकता, सो दोनों की शादी करवा देते हैं। रविंद्र और सुमन ने जिस नटकिया ढंग से सबकी आज्ञा शिरोधार्य की थी, उससे रोहन पूरी तरह बिलबला उठा था। वह चीख चीख कर कहना चाहता था कि बंद करो यह नौटंकी। तुम दोनों तो कब से इस दिन के इंतजार में थे। आंख मिचोली तो मम्मी के सामने ही शुरू कर चुके थे। सुमन एक सोशल वर्कर थी, इसलिए अक्सर गांव शहर आना जाना करती। अगर कभी काम में देरी हो तो सुमन किसी के यहाँ रुक लेती थी। पापा अक्सर शहर जाते थे, इसीलिए उनकी पहचान सुमन से हुई थी। पहले तो होटल में ठहरा करती थी, फिर पापा की जिद से हमारे घर पर ही ठहरने लगी। उनके आने से पापा तो खुश होते ही थे। रोहन को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आंटी उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आया करती थी। उसके साथ खेलती थी और होमवर्क भी करवा देती थी।
शरारत करने पर डांटती भी थी, जो रोहन को बुरा नहीं लगता था। लेकिन सुमन के आने पर सबसे ज्यादा माँ को अच्छा नहीं लगता था। इंसान अपना खुशी तो किसी तरह छिपा सकता है, मगर गम को स्वयं में समेटना शायद आसान नहीं होता। वो तो साफ चेहरे पर झलकता है। अगर वजह की बात करें तो वजह ढूंढने की क्या जरूरत है, लेकिन रोहन ने बताना चाहा था कि उसे वजह पता है। आजकल सुमन आंटी जो ठहरे हुई है, जैसे ही आंटी अपने काम के लिए बाहर जाती तो पापा का भी बाहर में देर तक रुकना भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अक्सर उनका फोन आता था, मैं तो 8 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, आप लोग मेरा इंतजार मत करो। ऐसी छोटी छोटी कई बातें थी जो तब तो महज इत्तेफाक लगती थी, मगर अब सोचो तो लगता है कि मम्मी के आंखों में धूल झुकी जा रही थी। जाने वह कब तक इस बारे में सोचता रहता कि पापा के पुकारने पर उसकी तंद्रा भंग हो गई। बाहर आओ रोहन, मम्मी आ गई। रोहन इस परेशानी से उबरने के लिए पापा से कहने लगा, मम्मी जब से गई है तब से कहीं बाहर घूमने नहीं गए, मैं मौसी के यहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है रोहन, आपको छुट्टी मिल जाएगी? सुमन ने पूछा। टूर के दौरान छुट्टी लेना नियम के विरुद्ध है। कुछ दिनों बाद तुम्हें लिवाने के लिए छुट्टी लेकर आ सकता हूँ। दिन का 7-8 घंटे का सफर है। ऐसी चेयर में आरक्षण करवा देता हूँ, तुम दोनों आराम से चले जाना। मौसी के बच्चे रोहन के समवयस्क थे, सो उसका समय उनके साथ बड़े मजे से कट रहा था। लेकिन मौसी की आंखों से उसकी उदासी छिपी न रह सकी। एक दोपहर जब सुमन सो रही थी, मौका देकर उन्होंने पूछ लिया, सुमन का व्यवहार तेरे साथ कैसा है रोहन? बहुत अच्छा है, वे हमेशा ही मुझे प्यार करती है। तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? इतनी उदास क्यों रहते हो? मम्मी बहुत याद आती है मौसी। वह तो स्वाभाविक है, उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है? लेकिन पापा ने तो उन्हें बुला दिया है। बुलाने का नाटक करते हैं बेचारे, सबके सामने हरदम रोने जैसा सूरत बनाकर कैसे रह सकते हैं? रोने सूरत बनाने का नाटक करते हैं। रोहन को तो गुस्सा आया। पापा की जिंदगी में पत्नी की कमी तो सुमन आंटी के साथ लुका छिपी शुरू हो गई थी, और रोहन ने धीरे धीरे रेखा को सब बता दिया। मगर तेरी मम्मी की मृत्यु तो दुर्घटना ही थी ना? हाँ मौसी, वह तो मेरे आंखों के सामने ही हुई थी। उसके लिए तो किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ उसके लिए आप सब दोषी हैं। आप सबने ही तो पापा की शादी सुमन आंटी से करवाकर मम्मी की अस्तित्व ही मिटा दिया उनकी जिंदगी से। रेखा सुनकर स्तब्ध हो रह गई। रोहन ने जो भी कहा उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। अकेले कैसे पालता रोहन को? और अगर रोहन का रविंद्र और सुमन के बारे में कहना ही सही है, तब तो उन लोगों ने समय रहते उनके रिश्ते पर सामाजिक मोहर लगवाकर परिवार की बदनामी होने से रोक लिया जा सकते थे। यह क्या कह रहे हो रोहन? अपने पापा की जीती जागती धरोहर तुम हो, न सुमन की जिंदगी में। इतने लाड़ प्यार से पाल रहे हैं तुझे दोनों। और वैसे भी रोहन, तेरे मम्मी की यादों के सहारे जीना और तुझे पालना तो बहुत मुश्किल होता अकेले रविंद्र के लिए। याद है, यहाँ पहुँचने के बाद तूने ही फोन पर पापा से कहा था कि तुम लोगों को लेने के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा। तुम अकेले सुमन के साथ सफर नहीं करेगा। हाँ मौसी, हम दोनों को अकेले देखकर कुछ लोगों ने बहुत तंग किया था। रैक पर से सामान उतारने और रखने के बहाने बार बार हमारी सीट से सट कर खड़े हो जाते थे। मैं तुम्हें अपने मम्मी को भूलने को
या उनके अस्तित्व को नकारने को नहीं कह रही हूँ रोहन। मन ही मन उनका नमन करो, उनसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मांगो। तुम दोनों की खुशी के लिए तो तुम्हारी मम्मी कुछ भी कर सकती है ना? रेखा ने पूछा। जी मौसी, और उन्हीं दोनों को तो तू दुखी रखता है, उदास रहकर। जानते हो रोहन, अपने मम्मी के लिए तेरी ये उपयुक्त श्रद्धांजलि क्या होगी? क्या मौसी? रोहन ने उतावला होकर पूछा। खुश रहकर सुमन और रविंद्र को भी खुशी से जीने दे। जी मौसी, रोहन ने सिर झुकाकर कहा। तुम तो 5-7 साल के बड़े होकर पर लगाकर उड़ जाओगे। पता है तुम्हारे पापा अगले 30-40 साल कैसे गुजारेंगे? क्या चाहते हो कि वे अकेले रहें, तुम्हें रात बिरात परेशान करें, हर समय अपनी बीमारियों का रोना रोएं? सुमन आंटी है तो तुम्हें भरोसा है ना कि पापा की देखभाल कोई कर रहा है? अपने साथी को खो चुके पापा को यह गिफ्ट तो दे ही सकते हो तुम। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुमन और रविंद्र से माफी मांगी, लेकिन उसकी माँ की यादें उसकी दिल के कोने में जिंदा थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।